जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिजिक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि यह टॉपिक एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जो मेनली होता क्या है, इस टॉपिक के ऊपर जनरली एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। टॉपिक बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है, सो एक कॉन्सेप्ट है बस सिंपल सा, लेकिन उसके बेसिस पर मोस्टली न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। और न्यूमेरिकल जो मिलते हैं वो मोस्टली 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, यानी कि ज़्यादा हाइयर नंबर में मिलते हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम उसके टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताना चाहता है, और उसके बाद उसके एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे ताकि हमारा वह कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान समझो। सबसे पहले आपको समझना है, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले हम आराम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, आपको बकायदा प्रॉपर तरीके से लिखवाया जाएगा। तो पहले अभी आप पूरा कंसंट्रेशन से समझने पर रखें कि ये टॉपिक क्या बोलना चाहता है। तो अगर हम बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले जरा मैं एक टॉपिक का नाम डिस्कस करना चाहूंगा, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। अब दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि कूलॉम्स लॉ क्या है। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले इस टॉपिक को कवर करने से पहले आप उस लेक्चर को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आपको वह लेक्चर नहीं आता तो इस टॉपिक में आपको दिक्कत यानी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ में। तो कूलॉम्स लॉ जब आपको पढ़ाया गया तो वहां पे आपको ये बताया गया था कि जब कोई दो चार्जेस होंगे, सपोज करो फॉर एग्जांपल एक चार्ज आपका ये रहा से Q1 और एक चार्ज आपका ये रहा से Q2। यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस है, एक Q1 है और एक Q2 है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन है। क्या है, इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन, एक दूरी है। तो क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ने क्या बोला था, कूलॉम्स लॉ ने ये बोला था कि जब भी कोई दो चार्जेस होंगे एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर, तो वे क्या करेंगे, वे एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। कौन सी फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू हम कूलॉम्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो कितना होता है, वो होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हम बात करें K की, तो K क्या होता है, K कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी हमारी, क्या थी, वो थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन0, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी न्यूमेरिकली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये पूरी कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी वीडियो, तो आप उस पर जाकर आराम से अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये बात तो कूलॉम्स लॉ की थी, लेकिन यानी कूलॉम्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि जब कोई दो चार्जेस होंगे, सपोज किया कि हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से कंडीशन है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये रहिए, तो ये क्या करेंगे, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चाहे ये अट्रैक्ट करें या करें रिपेल, ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स कितनी होगी, इतनी होगी। ये तो कूलॉम्स लॉ की बात हुई। बट अगर यहाँ पर दो चार्जेस की जगह और बहुत सारे चार्जेस हो, सपोज किया कि हमारे पास एक चार्ज है, कितना चार्ज है, मान ले Q0 है। Q0 का मतलब सिंपल एक चार्ज कहते हैं, Q0 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, अपने Q0 एक चार्ज ले लिया। उस चार्ज की अगर हम बात करें, सपोज ये हमने कार्टेशियन प्लेन लिया,
कार्टेशियन प्लेन पता है ना सबको क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन तैयार होता है दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पर सपोज ये हमने मान लिया इसका क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन बोले तो 0 0, सबको पता है इसके बारे में। एक चार्ज लिया क्यू नॉट, और ये चार्ज जो हमारी इस ओरिजिन से एक सेपरेशन पर होगा, तो हमने इसका पोजीशन वेक्टर माना कितना, आर नॉट वेक्टर। कितना पोजीशन वेक्टर माना हमने इसका, आर नॉट वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। देखो हमारी जो वीडियोस चलती है पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलती है, ठीक है ना। तो अगर आपको हर टॉपिक अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा। सीक्वेंस फॉलो करना होगा मतलब कि फर्स्ट वीडियो, देन सेकंड वीडियो, देन थर्ड वीडियो। अगर आप इस तरह से मेरे साथ आराम से बिल्कुल कूल माइंड में से मेरे साथ अपने नोट्स बनाते हुए समझते हुए चलते हैं, देन आपको अपने अंदर एक अलग ही इंप्रूवमेंट नजर आएगा, ठीक है ना। आप क्लास में सबसे ज्यादा आंसर देने वाले बंदे बन जाएंगे, ठीक है ना। आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले बंदे बन जाएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, अधिकतर बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट वो ये नहीं समझ पाते कि हमें उस कॉन्सेप्ट को अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो वो लिख करके आएंगे, यानी कि अपनी जो बात है उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और यही रीजन होता है कि बच्चों को पता तो सब कुछ होता है बट नंबर नहीं आता। कहते हैं ना कि मैंने पढ़ा तो बहुत था, बहुत पढ़ा था, बट नंबर नहीं आए, तो ऐसा पता नहीं क्यों हुआ। फिर हम क्या जवाब देते हैं, हम कहते हैं कि पता नहीं, हो सकता है कॉपी चेक करने वाला ऐसा हो, या ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बस किस चीज़ का डिफरेंस होता है, डिफरेंस इस चीज़ का होता है कि आपने मेहनत तो करी है, आपने पढ़ाई भी करी है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बट उस चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा। और आपको एग्जाम में अगर वो टॉपिक पूछ लिया जाए तो आपको लिख के क्या आना है, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। लेकिन हम अपने वीडियोस में इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर बच्चे को एग्जाम में वो टॉपिक पूछ लिया जाए तो वो लिख कर क्या आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम नोट्स लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या माना कि हमारे पास एक चार्ज था क्यू नॉट, पोजीशन से यानी कि ओरिजिन से इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी मान ली, आर नॉट। इतना क्लियर। अब सपोज किया कि यहाँ पर एक चार्ज और रखा हुआ है Q1, कौन रखा हुआ है Q1, और एक चार्ज हमने और मान लिया, सपोज किया यहाँ पे एक चार्ज और रखा हुआ है कौन, Q2। दो चार्जेस हमने और मान लिए, इन दोनों की भी कुछ ना कुछ ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होगा। सपोज किया कि हमारा Q1 का जो पोजीशन वेक्टर दैट इज दिस इज नोन एज R1 वेक्टर। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो गया, और Q2 का पोजीशन वेक्टर हमारा कितना मान लिया हमने, R2 वेक्टर। यानी कि तीनों चार्जेस की एक दूसरे से पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर करा। अब क्या होगा, अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमें ये पता है कि जब कोई भी दो चार्जेस रखे होंगे एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स इतना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो से ज्यादा चार्ज हो चुके हैं। कौन कौन है, Q0 है, Q1 है, Q2 है, यानी कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं। तो अब क्या होगा, अगर मैं सपोज करता हूँ कि हमें सिर्फ इसके ऊपर निकालने के, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगने वाली है, किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज यानी Q1 चार्ज Q0 चार्ज को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। क्यों, बिकॉज इसलिए रिपेल करेगा कि दोनों का नेचर कैसा माना है हमने, पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, अगर आपको नहीं बोला जाता कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो आप क्या मानोगे, बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव। तो ये Q1 हो गया, एक Q0 हो गया। ये Q1 इस Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। वो रिपेल करेगा तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, कुछ इस तरह से होगी, ऐसे लग रही होगी। देखिए ऐसे फोर्स उसको रिपेल करेगा, ये रहा Q1, ये रहा Q0, ऐसे रिपेल करेगा। तो इस फोर्स का नाम क्या होगा, क्या होगा, जब हम फोर्स को लिखते हैं तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, कूलम्ब्स की वेक्टर फॉर्म, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स में। वहां पर हमने बताया था कि जब इस चार्ज के ऊपर इसके द्वारा फोर्स लगाई जाएगी तो उस फोर्स का नाम होगा F01। क्या होगा, F01। F01 का मतलब यानी कि 0 बोल सकते हैं उसको, कि 0 पे लगी 1 की वजह से, दैट इज F01 या F01। अब क्या होगा, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। यानी कि ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से करेगा। देखो ये रखा हुआ है Q0, ये रखा हुआ है Q2, ये वाला यानी Q2 इस Q0 को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला। तो कैसे करेगा, वो ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे। तो क्या होगा, इसने इसको ऐसे रिपेल कर दिया, यानी कि इधर की तरफ रिपेल कर दिया। तो इधर की तरफ इसने जब रिपेल किया तो एक फोर्स लगाई होगी, रिपल्शन फोर्स, और वो फोर्स कितनी होगी, वो होगी हमारी F02 या फिर F02। कौन सी होगी, F02 या F02। ऐसे यहाँ पे जरूरी थोड़ी कि 3 ही चार्जेस होंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं।
4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो होगा क्या, रिजल्ट ये होगा कि हर कोई चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस Q नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा। हालांकि वे आपस में भी फोर्स लगाएंगे, लेकिन हम एक पॉइंट को, एक चार्ज को कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो हमें एक चार्ज को मानना पड़ेगा कि इस चार्ज के ऊपर देखिए, जैसा उस चार्ज के साथ हो रहा होगा ऐसे बाकी सबके साथ भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने इस Q नॉट को माना हुआ है। तो क्या होगा, जब यहाँ पे 2 चार्जेस थे तो दोनों ने फोर्स लगाई, 3 होंगे तो तीनों लगाएंगे, 10 होंगे तो 10 के 10 लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर टोटल फोर्स कितनी होगी भाई, यहाँ पे तो हमने फोर्स की वैल्यू देख ली, दोनों चार्जेस के बीच में इतनी होती है, लेकिन इसमें Q नॉट के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल आया, दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बोलता है, वो ये बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर कहीं पर एक चार्ज है, ध्यान समझना बहुत इजी है, आराम समझ में आएगा। सपोज करा कहीं पर एक चार्ज है और उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं। सपोज कर रहे हैं 5 चार्ज है, कितने चार्ज है, 5, यानी कि एक तो ये रखा हुआ है और 5 और है इसके आसपास, 1 2 3 4 5, कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। वे 5 के 5 चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी, तो टोटल फोर्स बताइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कि जब जब किसी एक चार्ज पर 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस के द्वारा फोर्स लगाई जाएगी, तो उस चार्ज के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स क्या होगी, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। क्या होगी, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब अभी बताऊंगा, फिलहाल क्या समझना है आपको कि एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स किसके द्वारा, सभी चार्जेस के द्वारा, पहले के द्वारा, दूसरे के द्वारा, तीसरे के द्वारा, चौथे के द्वारा, सबके द्वारा लगने वाली फोर्स क्या होगी, जुड़ जाएंगी आपस में। और जुड़ेंगी भी कैसे, 2 तरीके से जोड़ते हम, एक तो होता है सिंपल एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 से सबको जोड़ दिया, जैसे हम मैथ्स में जोड़ते हैं, वो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। एक होता है वेक्टर सम। वेक्टर सम में क्या होता है, वेक्टर सम में हम उनको प्लस तो करेंगे बट डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए, डायरेक्शन कंसीडर करते हुए क्यों करा आपने यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई फोर्स, सपोज यहीं पर देख लेते हैं, देखो यहीं पर देखो, सपोज करो कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 था, Q1 ने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई, कहाँ की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई चार्ज यहाँ पे रखा हो, सपोज करो कौन है, Q3, और वो कहाँ लगाएगा इसके ऊपर फोर्स, ऊपर की तरफ, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि एक चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ और एक चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस केस में दोनों फोर्स जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी। बताओ इन दोनों केस में फोर्स को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, भाई एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, सपोज करो ये आप ऐसे खड़े हुए हैं, एक बंदा आपको इधर से खींच रहा है और एक बंदा आपको इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा, अब जिधर की पावर ज्यादा होगी उधर खींच जाओगे, तो क्यों हुआ कि जिधर फोर्स ज्यादा होगी उधर की तरफ जाएगी, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, यानी कि माइनस करते हैं अगर डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो। तो अभी हमने कहा है सम, सम में तो हम जुड़, अगर हम सिंपल शब्द का यूज कर ले एल्जेब्रिक सम, तो एल्जेब्रिक सम में क्या होगा, सब फोर्सेस जुड़ जाएंगी, जबकि यहाँ पे सारी फोर्सेस जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा जरूर हो सकता है, क्या हो सकता है कि अगर कोई फोर्स ऐसे आ रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फोर्स ऐसे जा रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सम तो करेंगे यहाँ पर, लेकिन कैसा सम करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे वेक्टर सम। कैसे सम करेंगे, वेक्टर सम। और वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, वेक्टर सम का मतलब होता है कि जोड़ना तो है उनको आपस में, लेकिन डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए। किसको करते हुए, डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए, डायरेक्शन देखते हुए। डायरेक्शन अगर सेम होती है तो जोड़ देंगे, और डायरेक्शन अगर सेम नहीं होती है तो फोर्स को माइनस लेके घटा देंगे। समझ में आया। तो ये बोला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कि जब कोई एक चार्ज के ऊपर लगने वाली सारी फोर्स जो होगी, जितने भी चार्जेस उसके ऊपर मिलकर फोर्स लगाएंगे, उसके ऊपर टोटल लगने वाली फोर्स सभी फोर्सेस का क्या होगी, इंडिविजुअल वेक्टर सम होगी। क्या मतलब कि पहले वाली और Q नोट के बीच में जो फोर्स लगी उसका भी, सपोज करो यहाँ पे दो, इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे कितने फोर्स लग रही है, एक लग रही है Q1 के द्वारा और एक लग रही है Q2 के द्वारा, लग रही है ना। तो टोटल फोर्स कितनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी F नेट
क्या होगी एफ नेट बोले तो यानी टोटल फोर्स किसके ऊपर, इस क्यू नोट के ऊपर, वो क्या होगी, वो होगी दोनों फोर्सेस का सम। कौन कौन सी फोर्सेस है, एक तो है F01 और एक है F02, यही है ना दोनों फोर्सेस। लेकिन सिंपल सम नहीं करेंगे, हम करेंगे इन दोनों का वेक्टर सम। क्या करेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब इन दोनों की डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए जोड़ेंगे। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो सिंपली प्लस कर दिया जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो माइनस कर दिया जाएगा, या फिर पर्टिकुलर एंगल पर होगी तो उसके लिए अलग हो जाएगा। तो वो क्या होगा, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो हम सम तो करेंगे बट पोजीशन यानी कि उसकी डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए। तो ये कहा था हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब इसको हम अगर एग्जाम में लिख कर आना हो तो हम क्या लिख कर आएंगे, आइए देखते हैं। तो हम क्या लिख कर आएंगे, इसके अंदर हेडिंग बनाएंगे अपनी नोटबुक में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द टोटल फोर्स, यानी कि जो टोटल फोर्स होगी किसके ऊपर, ऑन ए गिवन चार्ज, किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, वो किसके बराबर होगी, इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी, वो हमेशा इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, टू द वेक्टर सम। कैसा सम होना चाहिए, वेक्टर सम। ये वेक्टर सम है ना, यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, कैसा सम होना चाहिए, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्सेस का कैसा होगा, वेक्टर सम होगा, जो सभी फोर्सेस किसने लगाई होंगी, हर एक अलग अलग चार्ज ने लगाई होंगी, एक्सर्टेड बाय ईच चार्जेस इंडिविजुअली, यानी कि हर एक चार्ज ने जो अलग अलग लगाई फोर्स है, उन सभी फोर्सेस का कैसे सम कर दें, वेक्टर सम कर दें, तो वो क्या देगा आपको, उस गिवन चार्ज के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स। और ये कौन बता रहा है, ये बता रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान समझेगा, यहाँ पर हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन हो गया XY, ठीक है, ये हो गया इसका ओरिजिन यानी कि 0 0। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, कौन है, Q0, कौन है यहाँ पर, Q0 बोल सकते हैं, Q0 बोल सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो एक चार्ज ले लिया Q0, उस चार्ज की ओरिजिन से कोई ना कोई तो पोजीशन वेक्टर होगा, तो वो पोजीशन वेक्टर कितना होगा, वो हमारा R0 वेक्टर, कितना हुआ, R0 वेक्टर या R0 वेक्टर। अब क्या होगा, हमें इस चार्ज के ऊपर क्या निकालनी है, टोटल फोर्स निकालनी है, और किसके द्वारा लगने वाली है फोर्स, हमने कंसीडर करा, हमने सपोज किया कि इस चार्ज के यानी Q0 के चारों तरफ कितने चार्ज है हमारे, बहुत सारे चार्ज, कहाँ पर है, ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये रहा Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन। और कहां तक जा रहे हैं ये चार्जेस, Qn तक। कहां जा रहे हैं, Qn तक, कैपिटल ले लें Qn, वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि nth चार्ज पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं यहाँ पर 10 चार्ज है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10, यानी कि 10वां जो इलेक्ट्रॉन, यानी 10वां जो चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे कितने माने हमने ऐसे, n इलेक्ट्रॉन्स या n चार्ज पार्टिकल्स, सभी की क्या होगी, आपस में ओरिजिन से कोई ना कोई तो पोजीशन वेक्टर होगी। यानी कि सपोज किया कि पहले वाले चार्ज का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R1 वेक्टर, दूसरे वाले का R2 वेक्टर, तीसरे वाले का R3 वेक्टर एंड सो ऑन, और n वाले का क्या हो गया, Rn वेक्टर। अब क्या होगा, अब इस Q0 के ऊपर Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा, लगाएंगे ये फोर्सेस आपस में भी, बट हम एक ना एक चार्ज को तो कंसीडर करके मानना पड़ेगा ना हमें कि हम किसके ऊपर निकालने जा रहे हैं। तो हमने वो किसको माना है, Q0 को माना है कि Q1 ने भी Q0 पे फोर्स लगाई, Q2 ने भी Q0 पे लगाई, Q3 ने भी Q0 पर लगाई एंड सो ऑन, Qn ने भी Q0 पे लगाई। तो अब क्या होगा, हम मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे फोर्सेस कैसी हैं आपकी, यानी कि सारे के सारे चार्जेस कैसे हैं आपके, पॉजिटिव चार्ज है। बाय डिफॉल्ट कैसे मान लिया हमने इनको, पॉजिटिव, लेकिन जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। तो हमने क्या करा, सपोज करो पहला यानी कि Q1 और Q0 के बीच में फोर्स निकालनी है, दोनों का नेचर सेम हुआ, तो फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, डायरेक्शन सेम, मतलब रिपल्शन की होगी या अट्रैक्शन की होगी। जब कोई भी दो एक जैसे चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर। तो क्या होगा, ये Q1 क्या होगा, इस Q0 को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा कहाँ, ये रहा, सपोज दैट ये गया, कौन सी फोर्स है, ये माना हमने F01 का मतलब यानी कि 0 वाले पे लगी 1 की वजह से, यानी नोट पे लगी 1 की वजह से,
ऐसे ये 2 वाला भी क्या करेगा, इस क्यू नोट को रिपेल करेगा। तो वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा भाई, ये रखा हुआ चार्ज क्यू नोट ये रखा हुआ, तो क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। तो ऐसे रिपेल करेगा तो ये आ गया। कौन सी फोर्स है, ये है हमारी F02। कौन सी है, F02, यानी कि अब F02 यानी 0 पे लगी 2 की वजह से। ऐसे ये QN वाला भी इसको रिपेल करेगा भाई, QN यहाँ रखा हुआ है, Q नोट यहाँ रखा हुआ, तो कैसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। तो ऐसे रिपेल करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। दैट फोर्स इज नोन एज F0N। कौन सी फोर्स है, F0N या F0N। तो ये 3 फोर्सेस हमने यानी कि हमारे पास ये सारी फोर्सेस लगेंगी, सबकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास इस क्यू नोट के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी F0 वेक्टर। क्या F0 वेक्टर क्या है यहाँ पर, F0 वेक्टर इज द टोटल फोर्स exerted on the charge particle 0 या on the Q नोट, Q नोट पे लगने वाली टोटल फोर्स। और वो किसके बराबर होगी, वो सभी चार्जेस के लिखा है ना यहाँ पर क्या, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, पहली फोर्स है हमारी F01, F02, F03, F04 एंड सो ऑन, कहां तक, F0N तक। तो कौन सी फोर्स होगी, F01, F02, F03 एंड सो ऑन F0N। और उन सब का सम नहीं करना, उन सब का वेक्टर सम करना। तो साथ में क्या लिया हमने यहाँ पे, वेक्टर के सिंबल्स ले लिए। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कुलाम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको वो नहीं पता तो पहले आप जाकर हमारे लेक्चर देख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्ब्स लॉ, तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ये होता है। तो यहाँ पे पहले वाली फोर्स का क्या होगा, K Q नॉट Q1, क्योंकि फॉर्मूला वहां पे पढ़ा था हमने 2 चार्जेस में, तो कौन कौन से होगा, Q नॉट Q1, तो K Q नॉट Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर डॉट R12 का यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, ये इसके बारे में देखो, ये फॉर्मूला जब भी पता चल पाएगा जब आपने वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्ब्स लॉ पढ़ी होगी। तो पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्ब्स लॉ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। ऐसी F2 की वैल्यू क्या होगी, K Q नॉट Q2 R2 नॉट वेक्टर अपॉन R02 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसी N वाली की क्या होगी, K Q नॉट Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर डॉट Rn नॉट का यूनिट वेक्टर। अब जरा यहाँ पर देखो, इस फॉर्मूले, इस लाइन से ये लाइन कैसे आई है, पहले समझने की कोशिश करना। सपोज करते हैं कि कहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ है समेशन I इक्वल्स टू 1 to 10, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है xi, क्या लिखा हुआ है, xi। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर I की वैल्यू 1 2 3 4 रखता हूँ और कहां तक जाता हूँ, 10 तक, और उन सबको जोड़ देता हूँ, तो वो इसके बराबर होगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले I की वैल्यू 1 रखी, फिर I की वैल्यू 2 रखी, फिर I की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे हम, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम, अपना 10 तक। कहां तक जाएंगे, 10 तक। तो ये इसका मतलब होता है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम क्या, कि समेशन, इसका सिंबल का नाम क्या था, समेशन। समेशन का मतलब सम, कहां से कहां तक का, I 1 से लेके 10 तक का xi। और I यहाँ पे क्या रखा जाएगा, पहले 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस, फिर 4 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे देखना जरा, K तो सब में कांस्टेंट है, तो K तो आ गया बाहर। अब समेशन का सिंबल लगाया, समेशन कहां से कहां जाएंगे, हमारे पास चार्जेस कहां से कहां तक हैं, लेके 1 से और n तक हैं। तो I की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से n तक। और क्या लेंगे, Q नॉट सब में कॉमन है, यहाँ भी Q नॉट, यहाँ भी Q नॉट, यहाँ भी Q नॉट, तो Q नॉट को तो Q नॉट लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या लेंगे, Q1 2 3 4 की जगह QI, क्या लेंगे यहाँ पर, QI। तो यहाँ पे QI आ गया। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे यूनिट वेक्टर में क्या है, R10 कैप, R20 कैप, R30 कैप, Rn0 कैप। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, Ri0 कैप। I की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कहां तक, n तक। ऐसे नीचे क्या है, R10 का स्क्वायर, R20 का स्क्वायर, R30 का स्क्वायर एंड सो ऑन, Rn0 का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं इसमें, Ri0 का स्क्वायर। तो Ri0 का स्क्वायर, और I कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक।
तो ये हो जाएगा, इसको बस ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो जाएगी हमारे पास इस क्यू नोट के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स। तो वो किसने दिया, वो दिया अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे पूछते हैं तो आप ये सब कुछ लिख कर आएंगे प्लस ये डायग्राम बना कर आएंगे। डन। तो आइए अब इस टॉपिक का हम एक क्वेश्चन लगा कर देखते हैं, क्योंकि देखो जनरली इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनता है, और वो न्यूमेरिकल कैसे बनता है, इस टॉपिक को एक क्लियर कट पिक्चर देने के लिए हमें उस न्यूमेरिकल को करना जरूरी है। तो हम सबसे पहले वो न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को इसका यूज करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा था क्या, कि जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में ऐड अप होती हैं, आपस में ऐड होती है, तो हम उनको डायरेक्टली इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। सपोज क्या हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा यहाँ पे बी वेक्टर। सपोज कि हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, यहाँ पर दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, और हमें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। तो हम यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट निकालने के लिए आपस में डायरेक्टली सम नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम डायरेक्टली सम करते हैं देन दैट इज नोन एज अलजेब्रिक सम, बट वेक्टर सम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और वो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब भी कोई दो वेक्टर्स का आप एड अप करते हैं, यानी कि रिजल्ट निकालते हैं, तो वो किस फॉर्मूले के हिसाब से निकलता है, दैट इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर cos थीटा। इस तरह से वो आपका रिजल्टेंट निकलता है, यानी कि r क्या है, r है इन a और b का नेट रिजल्ट कितना है। अभी आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा जब आपको क्लियर मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिलहाल आप इतना मान के चलें कि r क्या है, a और b का रिजल्ट है। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा अंडर रूट a वेक्टर का मॉडुलस ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, b वेक्टर का मॉडुलस ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर cos थीटा, वेयर थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा जो है यहाँ पर, थीटा जो है आपका वो एंगल है, किस किस के बीच में है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। कैसे होगा, किस तरह से यूज करेंगे, वो सब हमको एक न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपका न्यूमेरिकल आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है, और इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है, इस न्यूमेरिकल में हमसे क्लियर पूछा गया क्या, कि द चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम एंड +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम, यानी कि तीन चार्जेस दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, +5 +10 एंड -10 are placed in air at the corners ABCD of an equilateral triangle. Each side equals to 5 centimeter. Determine the resultant force at A. यानी कि इस क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है, जरा देखिएगा ध्यान से। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन देखें और सोल्यूशन यहाँ पर देखिए। तो क्या बोला है इसमें, इसमें हमें ये बोला है कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान समझना बहुत इजी है, जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ अगर इसी मेथड से आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने माना कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अगर आपको याद हो तो आपने जूनियर क्लासेस में आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल होता है, एक स्केलेन ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल माना है यहाँ पर, कौन सा, ए बी और सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल माना, ठीक है ना। अब इन वर्टिसेस पर क्या रखे हुए, चार्जेस रखे हुए, क्या रखे हुए, चार्जेस। और ए पर क्या रखा हुआ है आपका, ए पर रखा हुआ है आपका +5 माइक्रोकूलम। कितना रखा हुआ, +5 माइक्रोकूलम। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो छोटी यूनिट होती है, यानी कि एक माइक्रोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब 10⁻⁻⁻6 मीटर, मतलब छोटी, जैसे किलोग्राम होता है उसका छोटा भाई कौन होता है, ग्राम होता है ना, ऐसी ये माइक्रो क्या छोटी यूनिट होती है, यानी कि कोई भी चीज होगी उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोला हुआ +5 माइक्रोकूलम, तो इसका मतलब क्या है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम,
ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना माइक्रो का मतलब क्या है। तो यहाँ पे रखा हुआ +5 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर रखा हुआ इन्होंने +10 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर रखा हुआ इन्होंने -10 माइक्रोकुलाम। तो ये 3 चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये हमारे से ये पूछना चाह रहा है कि ये बताइए कि इस A पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी। हमें पता है क्या होगा, इस वाले चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, और इस वाले चार्ज के ऊपर ये वाला फोर्स भी, ये भी फोर्स लगाएगा, यानी कि इस 5 माइक्रोकुलाम के ऊपर दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे। तो जब दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि इसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स क्या होगी, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। क्या होगी, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे फोर्स की वैल्यू। कैसे, अब देखना होगा। डिस्टेंस और देखते हैं, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, हमें एक साइड दी हुई है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की, दैट इज कितना दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, यही 5 सेंटीमीटर यहाँ होगा, यही 5 सेंटीमीटर यहाँ होगा, यही 5 सेंटीमीटर यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखते हैं, सपोज करते हैं हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स। किसके ऊपर, चार्ज एट ए के ऊपर, जो ए पे रखा हुआ है चार्ज उसके ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है। तो वो कौन कौन लगाएगा, एक तो बी वाला लगाएगा, एक सी वाला लगाएगा। तो पहले बी वाले की और सी वाले की इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लेते हैं, और वो किसकी मदद से निकालेंगे, वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। किसकी मदद से, कूलम्ब्स लॉ की मदद से। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ में ये बोलता है कि जब आपके दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है, क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², यही तो होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फोर्स किसके ऊपर लगने वाली, 5 के ऊपर लगने वाली, किसकी वजह से, +10 की वजह से, यानी कि A के ऊपर लग रही है, किसकी वजह से, B की वजह से। हम क्या नाम देंगे इस फोर्स का, हम नाम देंगे FAB, यानी कि A पे लगी B की वजह से, A पे लगी B की वजह से। तो हमने क्या नाम दे दिया फोर्स का, FAB। अब चार्जेस कौन कौन है, पहला चार्ज हमारा है +10, दूसरा चार्ज हमारा है +5। तो क्या कर देंगे, K को अभी हम टच नहीं करेंगे, K को K रहने देंगे। Q1 कितना हो गया, मान लिया सपोज हमारे पास दिया हुआ कितना 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 है हमारे पास यहाँ पर 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया अपॉन R²। R इज द सेपरेशन बिटवीन देम, और वो कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। भाई ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, बट अभी हम उसकी वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे हैं, हम उसको R ही रख रहे हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमारे पास पहली फोर्स कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 50K अपॉन R²। ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब जरा बात करते हैं फोर्स जो लगी किसके ऊपर, A के ऊपर ड्यू टू C, तो वो कितनी होगी, FAC। कितनी होगी, FAC, यानी कि A पर लगी C की वजह से। तो वो क्या होगा, वो होगा K Q1, उसका Q1 कौन होगा, उसका Q1 पर फॉर्मूला तो ये होगा K Q1 Q2, यानी कि Q1 कौन, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि चार्जेस एट A और चार्जेस एट B, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर तरीका हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कौन है, चार्जेस एट A एंड चार्ज एट C अपॉन उन दोनों के बीच की लगने वाली सेपरेशन है R²। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करनी है, क्या करेंगे, K को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ है 5, तो ये हो गया आपका 5, और यहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ -10, बट यहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर नहीं, मतलब माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी वेक्टर सम है, तो इसलिए हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस की जगह हमने सिंपल नॉर्मल निकाल लिया आपका 10 अपॉन R²। ये कौन सी फोर्स आई, ये फोर्स आई जो C वाले ने लगाई किसके ऊपर, A वाले के ऊपर। तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 50K अपॉन R²। कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट और सेकंड से हमें एक बात पता चल रही है, क्या, बाय फर्स्ट एंड सेकंड हमें एक बात दिख रही है, क्या दिख रही है, कि जो फोर्स AB है वो किसके बराबर है, फोर्स AC के बराबर है, और दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है,
50k/r²। तो क्या इन दोनों को एक नाम दे दें? सपोज हमने इनको दोनों को नाम दे दिया p। जब दोनों वैल्यूज बराबर तो एक अल्फाबेट अपनी तरफ से मान लिया हमने, क्या p। ऐसा क्यों करा अभी पता चल जाएगा आपको। तो हमने से यानी कि अपनी तरफ से मान लिया। अभी बताया था कि किसी भी दो वेक्टर्स का अगर सम करना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने भी क्या कहा था वेक्टर सम करना होगा। तो वेक्टर सम करना है यानी कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर रिजल्ट निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हम अभी बताया था फॉर्मूला वो यूज करते हैं हम। r = √a² + b² + 2ab cos θ। क्यों भाई? क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे सम करना है, वेक्टर सम। तो इसलिए वेक्टर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा। r क्या होता है? r इज द रिजल्ट, यानी कि दोनों चीज का रिजल्ट। a क्या है? पहले वाला वेक्टर, b क्या है? दूसरे वाला वेक्टर, और f थीटा क्या है? उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। तो क्या करें, देखना एक मिनट ध्यान से। r इज द रिजल्ट। तो क्या मैं इस r की जगह ये लिख सकता हूँ फोर्स, और वो भी कौन सी? टोटल फोर्स। ये टोटल फोर्स कितनी है? a। क्या इस a की जगह यानी कि FAB लिख सकता हूँ, क्योंकि पहली फोर्स हमारी यही तो है। तो यानी कि इस a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? FAB का स्क्वायर। b बोले तो दूसरी फोर्स, और दूसरी फोर्स कौन है? FAC। तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? FAC का स्क्वायर प्लस 2 तो 2 है ही, AB की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? AB की जगह लिख सकते हैं हम, A की जगह लिखेंगे FAB और B की जगह लिखेंगे FAC, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया? अब हमें थीटा की वैल्यू निकालने। थीटा कितना होगा? थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज द एंगल फॉर्म बिटवीन FAB एंड FAC, यानी कि जो फोर्स A पे लग रही है B की वजह से, और जो फोर्स A पर लग रही है C की वजह से, उन दोनों फोर्सेस के बीच में बनने वाला एंगल। जरा डायग्राम को देखिएगा यहाँ पे। B की वजह से A पर जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी? वो होगी रिपल्सिव। कौन सी होगी? रिपल्सिव। क्यों? ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो रिपल्शन होगा। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर देगा? रिपेल। और जब रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी। कौन सी फोर्स है ये? ये है हमारी FAB। कौन सी फोर्स है? FAB। A पे लगी B की वजह से। अब दूसरी फोर्स देखते हैं। दूसरी फोर्स हमारी C की वजह से A पे लगी। अब वो कैसी होगी? वो होगी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो अट्रैक्टिव कैसे करेगा? ऐसे तो करेगा भाई। ये कहेगा मैं नेगेटिव हूं, कहेगा मैं पॉजिटिव हूं, तो कहेगा आ जाओ, ऐसे तो होगा। तो वो कहां जाएगा? नीचे की तरफ। यानी कि वो फोर्स कैसे आएगी? ऐसे आएगी। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वो होगी FAC। A पे लगी C की वजह से। क्लियर? अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल किस का? FAB FAC का। तो FAB और FAC के बीच में बनने वाला एंगल यही तो होगा। दिस एंगल इज नोन एज थीटा। यही एंगल क्या होगा आपका? थीटा होगा। ठीक है। अब इस थीटा की वैल्यू निकालने, तो कैसे निकालेंगे? देखो जरा ध्यान से। ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और वो कितने कितने होते हैं? 60 डिग्री के। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये तो पता है सबको। अब ये तो हुआ 60, और जरा मेरे को बताएगा ये पूरा एंगल कितना होगा? अगर मैं ये पूरा एंगल देखने लगूं, यानी जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसके ऊपर बनने वाला ये पूरा एंगल कितना होता है? ये होता है 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 हो जाएगा। ये पूरा एंगल तो हुआ 180, और उसमें से ये चला गया 60, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 120। हाँ के ना? हो जाएगा 120। तो यानी कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में बनने वाला एंगल कितना है यहाँ पर? 120। तो क्या करेंगे? देखते हैं। √ FAB को मैंने कितना माना है? P।
तो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर। एफ ए सी को भी मैंने कितना माना है, पी, तो ये भी कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस 2। एफ ए बी यानी कि पी और एफ बी सी यानी कि पी और कॉस कितना हो गया, कॉस हो गया यहाँ पर हमारा 120। डन। अब क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120। अब जरा मेरे को बताएगा कॉस 120 कितना होता है। तो कॉस 120 कैसे निकालेंगे, कॉस 120 निकालने के लिए जो बच्चे मैथ्स के उनको आता होगा, जो बच्चे बायो के उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, बट समझने की कोशिश करेंगे 120 यानी कॉस 120 कैसे आता है। तो कॉस 120 निकालने के लिए हम सिंपल थोड़ा सा मैथ्स के पास जाएंगे और मैथ्स में हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 120 इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस 60। भाई 180 में 60 घटा दे तो भी क्या होगा 120 तो होगा। कॉस 180 माइनस समथिंग, जब भी कोई चीज 180 माइनस समथिंग करेंगे तो वो एज इट इज रहेगी, यानी कॉस का कॉस आ जाएगा और साथ में ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा होगा, कॉस 180 माइनस 60 यानी कुछ ऐसे होगा 180 ये 0 ये 90 ये 180 ये 270 ये 360, तो 180 मतलब यहाँ पे, और 180 माइनस समथिंग यानी कि 180 से कुछ घटा रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, सेकंड में आ जाओगे। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक। कौन होता है, साइन और कॉसेक। पढ़ा होगा आपने, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, पढ़ा था ना। तो यहाँ पे कौन होता है, साइन होता है और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हम तो कॉस को लेके जा रहे हैं, तो कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो कुल मिलाकर कैसा साइन लिया जाएगा, साथ में आ जाएगा माइनस का, तो माइनस कॉस 60। और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, ये आपको पता होना चाहिए, तो माइनस 1/2। तो कुल मिलाकर cos 120 कितना आ गया माइनस 1/2। जिस बच्चे को ये समझ में आया, मैथ्स वालों को तो अच्छे से आ गया होगा, बट अगर बायो वालों को या किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वो इस चीज को याद कर ले कि cos 120 कितना होता है माइनस 1/2। जैसे आपने cos 0 याद किया है, 30 याद किया है, 45 याद किया है, 60 याद किया है, 90 याद किया है, ऐसे आप 120 भी याद कर लें, कितना होता है माइनस 1/2। तो क्या इस cos 120 में माइनस 1/2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इनटू माइनस में 1/2। डन। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास क्या, इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस p स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया अंडर रूट p स्क्वायर। और जब किसी स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ p। तो कितनी फोर्स आ गई यहाँ पर p। तो कुल मिलाकर f टोटल कितना आ गया हमारे पास, टोटल आ गया हमारे पास p, और p वो वैल्यू जो हमने मानी थी। तो आंसर ये नहीं होगा, तो जिसको माना है वो उठा के लेके आओ। तो हमने किसको माना है, इसको माना है। तो कितना आई हमारा 50k अपॉन r स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है बस। 50 तो 50 होगा, 50 की तो वैल्यू और कुछ होती नहीं। k क्या होता है, k इज द कांस्टेंट, और वो कूलम्ब्स में हमने पढ़ा है वो कितना होता है, वो होता है 9 × 10⁹ अपॉन r। r क्या होता है, r इज द सेपरेशन बिटवीन देम, और वो कितनी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब जरा यूनिट्स को देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर। अब देखो यूनिट के बारे में सुनते हैं। यहाँ पे चार्जेस दिए हुए कूलम्ब्स में, कूलम्ब्स नहीं माइक्रो कूलम्ब्स में, और डिस्टेंस दी हुई है सेंटीमीटर में। तो आपको ऐसा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, जितने भी कूलम्ब माइक्रो कूलम्ब उनको कूलम्ब्स में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करते हैं अभी बताया, 10⁻⁻16 की मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पर 50 जो आया था, ये जो 50 आया था यहाँ पर, वो किसकी वजह से आया था, 5 की और 10 की वजह से। तो 10 के साथ क्या करते हैं, 10 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6, तो -6 इसका -6 इसका कितना हो गया 10⁻12। तो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस। देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, क्या इस 5 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.05 मीटर लिख सकते हैं ना। तो क्या इसको 5 सेंटीमीटर हम क्या लिख सकते हैं,
0.05 मीटर का स्क्वायर। डन। इसको सॉल्व कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 180 न्यूटन। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये हुआ आपका 180 न्यूटन। तो इस तरह से हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और अगर न्यूमेरिकल ये आते हैं तो कम से कम 3 नंबर लेकर आते हैं, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर मार्क कर देंगे इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। तो ये टॉपिक क्या होगा, न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके और भी न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको इसकी वैरायटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमारा यही सब कुछ था, ठीक है ना। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जय हिंद।